देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। और देश में कोरोना के बढ़ते मामले अब बेहद डराने लगे हैं। 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले आने से सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं नवजोत? बिल्कुल नेहा, और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले आगे कि 1 और 11 में हम आपको कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट तो देंगे ही, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे सिर्फ 21 दिन में 10 लाख नए मामले सामने आने से डर और खतरा और बढ़ गया है। 11:10 पर देखिए सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया की साजिश पर बिहार पुलिस का बड़ा खुलासा। पैसे हड़पने से दवाई के ओवरडोज तक रिया का पूरा प्लान। और साथ ही साथ ठीक 11:30 बजे हम आपको बेरूत धमाके की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी दिखाएंगे। कैसे दुल्हन की प्री वेडिंग शूटिंग में धमाका हुआ और उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आई। और पटियाला की बात होगी, जहां की मासूम बच्चे की खबर हम आपको दिखाएंगे। असली पिता से ज्यादा लगाव मासूम बच्ची को उससे था जिसने उसे 8 साल तक बेटी की तरह पाला और प्यार किया। और साथ ही साथ हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब मगरमच्छ बीच सड़क पर आ गया और अफरा तफरी मच गई। अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। जब भारत का स्टूडेंट, चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा, तेजी से बदलते हुए समय और तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा, तो वो नेशन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा पाएगा। साथियों, बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूज को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा था। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है, जब तक हमारी शिक्षा में
पैशन ना हो, फिलॉसॉफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो। साथियों, आज गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि भी है। वो कहते थे, उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहद लक्ष्य इसी से जुड़ा है। इसके लिए टुकड़ों में सोचने के बजाय एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत थी, जिसको सामने रखने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल रही है। साथियों, आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूर्त रूप ले चुकी है, तो मैं उस समय और सवालों की भी चर्चा आपसे करना चाहता हूं जो हमारे सामने शुरुआती दिनों में आए थे। उस समय जो दो सबसे बड़े सवाल थे वो यही थे कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को क्रिएटिव, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट ड्रिवन लाइफ के लिए मोटिवेट करती है। आप लोग इस क्षेत्र में इतने वर्षों से हैं, आपने अपना जीवन शिक्षा के लिए खपा दिया है, समर्पित किया है। आप लोग इसका जवाब बेहतर जानते हैं। साथियों, हमारे सामने दूसरा सवाल था कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को एम्पावर करती है, देश में एक एम्पावर्ड सोसाइटी के निर्माण में मदद करती है। आप सब इन सवालों से भी परिचित हैं और जवाबों से भी भली भांति परिचित है। साथियों, आज मुझे संतोष है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से काम किया गया। साथियों, बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए रंग रूप और व्यवस्थाओं में बदलाव, एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। जड़ से लेकर के जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। साथियों, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है।
ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संभव हो 5th क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे बच्चों को और बच्चों की नींव तो मजबूत हो। हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम, और ये दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। जरूरी ये है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। साथियों, हर विद्यार्थी को, स्टूडेंट को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। वो अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोई कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उसका मन करे तो वो छोड़ भी सके। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसने पढ़ा है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। कई स्टूडेंट को अलग अलग वजहों के से बीच में ही कोर्स छोड़कर जॉब करनी पड़ती है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स की जरूरतों का ख्याल रखते हुए मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। अब स्टूडेंट वापस अपने कोर्स से जुड़कर अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकता है, लर्न कर सकता है। इसका एक और एस्पेक्ट है, जब स्टूडेंट्स को यह भी स्वतंत्रता होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके लिए वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त करने, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीछे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आए हैं। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बदलाव निश्चित है, मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रीस्किल और अपस्किल करते रहना ही होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका भी
बारीकी से ध्यान रखा गया है। साथियों, किसी भी देश के विकास में एक बड़ी भूमिका रहती है समाज के हर तबके की गरिमा, उसकी डिग्निटी। समाज का कोई व्यक्ति कोई भी काम करता हो, कोई निम्न नहीं होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहे देश में ये बुराई कहां से आई? ऊंच नीच का भाव, मेहनत मजदूरी करने वालों के प्रति हीन भाव, इस प्रकार की विकृति हमारे अंदर कैसे घर कर गई? इसकी एक बड़ी वजह रही है कि हमारी एजुकेशन का समाज के इस तबके के साथ एक डिस्कनेक्ट रहा। बेरूत में ब्लास्ट की दिला देने वाली तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। ये कोई ऐसा वैसा ब्लास्ट नहीं, ये वो विस्फोट था जो लेबनान में हुआ और इसकी गूंज पड़ोसी देश साइप्रस में सुनाई पड़ी। आज हम आपको उस ब्लास्ट की कई नई तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही ब्लास्ट के वक्त बेरूत में कैसा नजारा था इसकी आंखों देखी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और वो बातें भी बताएंगे। सीनियर जर्नलिस्ट आंचल वोरा ब्लास्ट के वक्त बेरूत में ही मौजूद थे। देखिए उनकी जबानी बर्बादी की कहानी। जितने एंगल से इन तस्वीरों को देखेंगे, दिल का डर उतना ही गहरे बैठता जाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट की इन तस्वीरों ने दुनिया को हिला दिया है। ये ब्लास्ट कितना ताकतवर था, ये आप इस नए वीडियो से भी समझ सकते हैं। ये कार अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। कार में बैठे लोग धुएं के गुबार से सहमे हुए हैं। तभी एक बड़ा धमाका होता है। बेरूत को इस ब्लास्ट ने बदहवास कर दिया। बेरूत का आसमान धुआं हो गया, कोहराम मच गया। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चीख चीखकार की गूंज सुनाई देने लगी। सीनियर जर्नलिस्ट आंचल वोरा धमाके के वक्त बेरूत में मौजूद थी। उस वक्त उन्होंने कैसा मंजर देखा, आप भी सुनिए उनसे। Everything in the house is gone. We've lost everything. And people, everyone's lost everything, it seems. We don't know how many casualties there are yet. I haven't managed to find my work permit. We've somehow managed to find our passports. Everyone needs to leave. Oh my God, Lebanon was going through so much already. People barely have enough money to buy food. I just filed a story on how people don't have enough money to buy bread because prices of bread have doubled. And now this, how is this country going to deal with this? ब्लास्ट में सीनियर जर्नलिस्ट आंचल वोरा बुरी तरह जख्मी हो गईं। उनके गले का एक हिस्सा घायल हो गया। वो खून से लथपथ हो गईं। Bleeding here. I think there's glass inside my neck, and I've been using my soft toy, my teddy bear, to stop the bleeding. I haven't managed to find my wallet. Somehow we managed to find our phones. Thankfully, there is some sort of internet connection still, so we were able to tell our editors. ब्लास्ट के बाद का ये नजारा कलेजा चीर देने वाला था। हर तरफ आग और धुआं था।
बर्बादी के निशान थे। जख्मी हालात में आंचल वोहरा तबाही की तस्वीरें दुनिया तक पहुंचाने में जुटी हुई थी। It's all gone. It's all gone. That's our building there. Our house on third floor. Everything gone now. A lot of volunteers. Lebanese men and women, boys and girls now on the streets. They're clearing up crushed glass. They're clearing up the debris on their own. आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस गोदाम में धमाका हुआ उसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट पिछले 6 साल से स्टोर करके रखा गया था। कहा जा रहा है कि इसी में आग लगी और फिर इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। What happened here? Here? Do you live here? Yeah. What happened here? There happened an explosion. We don't know yet the reason behind this explosion. And what are you... Unfortunately. Jimmy, are there injured people here? Are there people getting help, medical help? Not yet. Yeah, there are some people which are injured because the buildings are somehow cracked and the stones are falling down, so people are getting injured. ब्लास्ट ने बेरूत के इस हिस्से को खंडहर में तब्दील कर दिया। इमारतें जमींदोज हो गई। बेरूत का धमाका इतना तेज था कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 आंकी गई। ये धमाका 1000 TNT विस्फोटक के बराबर माना जा रहा है। ब्लास्ट की गूंज 250 किलोमीटर दूर दूसरे देश साइप्रस तक सुनाई पड़ी। आज तक ब्यूरो। बेरूत में 4 अगस्त को हुए धमाके की लगातार नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक वीडियो शामिल है जो एक दुल्हन के प्री वेडिंग शूट का है। और जिस वक्त बेरूत बंदरगाह पर भयंकर धमाका हुआ उससे ठीक पहले एक दुल्हन प्री वेडिंग शूट करा रही थी। फिर क्या हुआ देखिए इन तस्वीरों में। एक भयंकर धमाका जिसने पूरे बेरूत शहर को हिला दिया। लेबनान की राजधानी में धमाका तो 4 अगस्त को हुआ था, लेकिन 3 दिन बाद भी लगातार दिल दहलाने वाली नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस तस्वीर को देखिए, शादी के जोड़े में एक दुल्हन अपना प्री वेडिंग फोटो शूट करा रही है, इस बात से बेखबर कि अगले पल क्या होने वाला है। तभी होता है एक भयंकर धमाका। धमाका इतना तेज है कि उसके कंपन से सब कुछ बिखर जाता है। फोटो शूट कर रहा कैमरामैन समेत वहां मौजूद लोग धमाके से गिर जाते हैं। कैमरा भी नीचे गिर जाता है और मच जाती है चीख पुकार। इस वीडियो से आप धमाके से पहले और बाद की तबाही और चारों तरफ फैले अफरा तफरी और बर्बादी के मंजर को साफ देख सकते हैं। कुछ वक्त पहले दुल्हन खुशी खुशी प्री वेडिंग फोटो शूट करा रही थी और चंद पलों में जहां खुशियों का संसार था वहां बर्बादी का मलबा बिखर गया। 4 अगस्त को हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया पर बेरूत धमाके के कई वीडियो अलग अलग जगहों और एंगल से वायरल हो रही हैं। इन वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना तीव्र रहा होगा। बेरूत बंदरगाह पर हुए धमाके में अब तक मरने वालों की संख्या 157 पहुंच गई है। 5000 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। धमाके ने एक जीवंत शहर को मलबे और मरघट में तब्दील कर दिया है। आज तक ब्यूरो। 1 और 11 में अब आपको उस सड़क तक लिए चलेंगे जो चीन और भारत के बीच तनातनी की सबसे बड़ी वजह है। ये सड़क दरअसल एलएसी के साथ साथ बन रही है और इसे दौलत बेग ओल्डी सड़क कहते हैं।
आज तक संवाददाता गौरव सावंत 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे हैं और 255 किलोमीटर लंबे सड़क के निर्माण का उन्होंने जायजा लिया है। जिस तेजी से ये सड़क बन रही है उसे देखकर चीन की बेचैनी जरूर की सबसे ऊंची सड़क पर आज तक 18,000 फीट की ऊंचाई से साहसिक रिपोर्टिंग। अठारह 18,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी का ये इलाका देश की आखिरी चौकी है। ये वो मोर्चा है जहां चीन नजरें गड़ाए बैठा है। इसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन। एक वक्त था जब यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाता था। मुश्किल मौसम, बेजान पहाड़, वीरान इलाके, इन रास्तों से आगे बढ़ना सेना के लिए बड़ी चुनौती होती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हम लोग हैं लगभग 14,100 फीट की ऊंचाई पर। डुरबुक का यही मार्ग डुरबुक से श्योक और श्योक से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचता है। लद्दाख में काराकोरम की पहाड़ियों में भारतीय सेना की वो आखिरी चौकी है। दुरबुक से दौलत बेग ओल्डी तक आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने 255 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय किया। आज हम आपको दिखाएंगे भारत की वो तैयारी जिससे चीन इतना बेचैन हो गया कि उसने LAC पर साजिश पे साजिश शुरू कर दी। दुरबुक से दौलत बेग ओल्डी तक सीमा सड़क संगठन 35 पुल बना रहा है। श्योक नदी पर बना ये पुल चीन की साजिश का करारा जवाब है। इस समय डुरबुक से 150 किलोमीटर आगे आ गए हैं और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। 14,650 फीट की ऊंचाई पर कर्नल छिवांग रिंचन महावीर चक्र एंड बार सेना मेडल लद्दाख के हीरो के नाम पर यह ब्रिज पूर्वी लद्दाख में बनाया गया है। और यह ब्रिज प्रकृति का चमत्कार नहीं है, यह सेना के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का परिणाम है। इन इलाकों में सड़क बनाना किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं। हमारा सफर दुरबुक से शुरू हुआ था और अब हम दौलत बेग ओल्डी से 10 किलोमीटर पीछे हैं। 18,000 फीट पर सड़क निर्माण का ये काम कितना मुश्किल है, ये आप सेना के अफसर से ही सुनिए। इस समय हम लोग DSDBO रोड पर लगभग 18,200 फीट की ऊंचाई पर हैं और ये इस रोड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इस रोड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक मेरे पीछे वो रीमो ग्लेशियर है और यहीं से पानी आता है श्योक नदी में। 245 किलोमीटर का सफर तय करके हम भारत की सबसे ऊंचाई वाले मोर्चे पर पहुंचने वाले हैं, जहां से पहले अब तक आसानी से पहुंचने के लिए सिर्फ हवाई सेवा का इस्तेमाल हो रहा था। ये हवाई अड्डा दौलत बेग ओल्डी की लाइफलाइन है। सेना अपने इस मोर्चे के लिए इस हवाई अड्डे पर बहुत हद तक निर्भर थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। 16,696 फीट की ऊंचाई पर ये दौलत बेग ओल्डी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ALG या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। यहाँ पर वायुसेना ने 1962 में अपने विमान उतारे थे। 1962 के अलावा 2008 में AN-32 एक विमान उतारा था और फिर 2013 में C-130J हर्क्यूलिस विमान यहां पर उतारा गया था। अभी भी यहां पर एक हेलीपैड है। वो हेलीपैड यहां पर रसद सामग्री, जरूरत का सामान लेकर आता है और ठीक उसके पीछे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। अब जमीन के रास्ते हर मौसम में दौलत बेग ओल्डी में पहुंचा जा सकता है। नदियों को पुल से पाट दिया गया है, पहाड़ काट डाले गए हैं और चीन को बता दिया गया है कि वो भारत की तरफ आंख उठाने की गलती न करे। इस प्रोजेक्ट में सड़क निर्माण का ये कार्य यही समाप्त होता है, लेकिन सीमा सड़क संगठन, सेना और सरकार का कहना साफ है कि सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा ताकि देश का विकास और सुरक्षा दोनों निरंतर साथ साथ चलते रहे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, TBO
आज तक। चीन इस बात का फायदा उठा रहा है कि वो 5 मई को LAC तक बढ़ाया था, उसके बाद से वो भारत के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है, हर बार नए तरीके का पैंतरा आजमाता है। आगे से ऐसा ना हो इसके लिए सेना ने बनाया है खास प्लान। देखिए रिपोर्ट। भारत का भरोसा बढ़ा हुआ है, जरूरत पड़ी तो चीन को फोड़ने के लिए राफेल भी है, लेकिन चीन की साजिशों को फेल करने के लिए राफेल की नहीं, भारतीय सेना और ITBP को चाहिए सैटेलाइट। ठीक सुना आपने, सैटेलाइट। सेना को चाहिए 6 सैटेलाइट, LAC के लिए 6 समर्पित सैटेलाइट, ताकि चीन की ओर से चींटी भी रेंगे तो रखी जा सके पैनी नजर। चींटी वाली बात थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन हाँ, ये सैटेलाइट इसलिए चाहिए ताकि चीन की ओर से आइंदा LAC लांघने की हिमाकत हो तो तभी का तभी, तुरंत का तुरंत उसे खदेड़ा जा सके। सेना को पूरी तरह से डेडिकेटेड सैटेलाइट चाहिए, क्योंकि उन्हें एनिमी की पॉइंट टू पॉइंट बदलती हुई लोकेशन चाहिए होती है। न केवल ट्रूप की संख्या, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए बंकर, पुल या टेम्परेरी सड़क और उनके इक्विपमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब जानने की जरूरत होती है। तो अगर सेना के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट हो तो तीनों काम यानी कि नेविगेशन, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस गैदरिंग ये ज्यादा एक्यूरेसी से हो सकती है। अगर हम लोग के पास 5-6 डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हो जाएं जो इस पूरे इलाके को निगरानी रखते रहे रियल टाइम बेसिस पर, तो हम लोग पूरे इंटेलिजेंस रहेगा कि क्या चीन के ट्रूप्स की हरकतें हो रही हैं। जिस तरह से अभी गलवान घाटी में युद्ध अभ्यास के आड़ में तकरीबन 2000 सैनिक वो लोग वहां पर लेकर आ गए थे गलवान घाटी में, और अगर हम पिछले साल का देखें, डोकलाम में भी वो लोग वहां पे घुसकर हमारे सेक्टर में आ चुके थे। तो एक डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम के लिए हम लोग का एक डिमांड है, और एक बहुत जरूरी डिमांड है उस एरिया के लिए। दरअसल चीन चुपचाप घुस आता है, चुप्पी साध कर बैठ जाता है। जब तक भारत हरकत में आता है तब तक वो अपने संसाधन जुटा चुका होता है और फिर कहता है कि वो यहाँ पहले से था, इसलिए उसका हक है। अब जबकि तनातनी हद से ज्यादा है, सरकार ने भी सेना की मांग को मान लिया है। इसके लिए अलग अलग एजेंसियों से बातचीत चल रही है। एक ट्राई सर्विस DSA, डिफेंस स्पेस एजेंसी हमारे पास है, जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंडर में बनाई गई है, लेकिन उसकी तरफ से एक क्षेत्र में अभी भारत की सेना को डेडिकेटेड सैटेलाइट की एक्सक्लूसिव सपोर्ट की दिशा में और भी ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और अगर चीन और भारत की हम LAC देखें, 3500 किलोमीटर तकरीबन LAC का हमारी डिस्टेंस है। इनको पूरे की पूरी तरह से फिजिकली ट्रूप्स के साथ सिक्योर रखना और निगरानी रखना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वैसे आपको बताते चलें कि भारत के पास पहले से कई मिलिट्री सैटेलाइट हैं जो दुश्मनों पर निगाह रखती हैं, मगर नई सैटेलाइट से सिर्फ और सिर्फ चीन की चालबाजियों पर निगाह रखी जाएगी। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3500 किलोमीटर लंबी है। कश्मीर से शुरू होकर लेह लद्दाख होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम होते हुए अरुणाचल तक जाती है। ये पूरा एरिया पठारी और पहाड़ी है। दुर्गम रास्तों से आने वाली दुश्मन सेना पर पूरी तरह नजर रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस जोन के लिए नई सैटेलाइट्स की डिमांड आई है। इस बार की ही बात लीजिए, कोरोना काल में जब भारत अलग मोर्चे पर लड़ने में व्यस्त था, चीन चुपचाप अपनी सेना को LAC पर भेज रहा था। उसकी नाफरमानियों को भी मुंहतोड़ जवाब मिल गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। वो मनमाने तरीके से घुसता आया। आज आलम यह है कि उसके 45,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख से लेकर गोगरा और कुंगरांग में डटे हुए हैं, इस फिराक में कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति बदल दें। माना कि ऐसा होगा नहीं, मगर ऐसा क्यों हो कि भारत को अपनी ही जमीन के लिए दूसरों से लड़ना पड़े। लद्दाख में चीनी सेना के साथ मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय सेनाओं ने आने वाले दिनों की तैयारी शुरू कर दी है। सेनाएं चाहती हैं कि चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए आने वाले दिनों में 5 से 6 डेडिकेटेड सैटेलाइट तैनात किए जाएं, जिससे न सिर्फ लद्दाख बल्कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन से लगने वाली सरहद पर ड्रैगन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। और अगर दोबारा चीन लद्दाख जैसी हरकत को अंजाम दे तो उसे समय रहते मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, इंडिया। वैसे आपको बताते चलें कि भारत के पास पहले से कई मिलिट्री सैटेलाइट हैं जो दुश्मनों पर निगाह रखती हैं, मगर नई सैटेलाइट से सिर्फ और सिर्फ चीन की चालबाजियों पर निगाह रखी जाएगी।
आज तक। भारत को इस बात का इल्म है कि चीन के साथ तनातनी चलती रहेगी। सर्दियों में साजिशों से बाज नहीं आने वाला है शी जिनपिंग का चीन। इन तस्वीरों को देखकर ठंड लगने की जगह पसीने छूट सकते हैं, मगर कुछ ऐसा ही मंजर होने वाला है इस बार पूर्वी लद्दाख में। गलवान से लेकर पेंगोंग झील तक बर्फ से पटेगी, फिर भी सेना वहां डटेगी। फिलहाल करीब 50,000 भारतीय जाबाज हैं पूर्वी लद्दाख में। चीन की सेना पीछे नहीं गई तो सर्दियों में भी डाले रहना होगा डेरा। चीन अब भी अड़ा है, इसलिए सर्दियों तक विवाद बने रहने का खतरा बढ़ा है। -25 डिग्री तापमान में LAC पर माहौल तपे रहने का अंदेशा। हर साल सितंबर के बाद दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने पोजीशन से पीछे हट जाती थी, लेकिन चीन इस बार हट कर बैठा है विवादित इलाकों पर अपना हक जताने का। उसके मंसूबे खतरनाक हैं और भारत के इरादे पक्के कि किसी भी रूप में चीन को कामयाब नहीं होने देना है। इसलिए सर्दियां आने से पहले ही गर्म बने रहने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। LAC पर सेना ने शुरू की सर्दियों की तैयारी, ताकि जाड़े में आड़े न आए चीन की सेना, ताकि विषम परिस्थितियों में फूला रहे देश का सीना। भारत और चीन का विवाद मई से शुरू हुआ था। कई राउंड बातचीत हुई, हर चैनल से बातचीत हुई, मगर सच यही है कि जब तक पिटेगा नहीं तब तक हटेगा नहीं चीन। वो कुंडली मार कर बैठा है, इसलिए भारत को तैयारी मुकम्मल रखनी ही होगी। और जो विंटर डिप्लॉयमेंट है, इसका रेडी होना, स्टॉकिंग करना और तैयारी एक डेफिनेट रिक्वायरमेंट है। देखिए, इंडियन आर्मी का जो माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और स्नो वॉरफेयर में एक्सपीरियंस है, वो दुनिया में किसी के पास भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं यकीन से ये बात कह सकता हूं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास में इस चीज का काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आपका याददाश्त अगर पीछे ले जा सकता हूं तो ये मैं कह सकता हूं कि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हमारा सेना जो है इतनी सालों से विंटर में भी तैनात है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास इस प्रकार का अनुभव है और जरूरत पड़ने पर विंटर डिप्लॉयमेंट जो है इस इलाके के अंदर, गलवान घाटी के अंदर या पांचपुसो के अंदर भी ठीक तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कर सकते हैं। तो पंजाब के चंडीगढ़ से सेना की स्पेशल व्हीकल्स में लाद लाद कर सामान पहुंचाया जा रहा है। इन सामानों में स्पेशल विंटर बूट, विंटर प्रूफ वर्दी, साइबेरिया जैसे मौसम तक में कारगर रहने वाले गर्म टेंट, खास तरह के उपकरण जो सर्दी की चुनौतियों में सहायक हों। आमतौर पर लद्दाख में एक बटालियन से ज्यादा सेना की तैनाती नहीं रहती थी, लेकिन इस बार करीब 5 बटालियन आर्मी है, करीब 2500 ITBP के जवान हैं। जाहिर है संख्या बड़ी है, इसलिए सामान को समय पर पहुंचाने की चुनौती भी बढ़ी है। बर्फ की वजह से सितंबर के बाद लद्दाख का देश के दूसरे इलाकों से संपर्क टूट जाता है। रोहतांग से लेह तक 5 दर्रे हैं जो जम जाते हैं, इसलिए यहाँ सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाता है। इसलिए सेना सितंबर से पहले ही अपनी सारी तैयारी पूरी कर रही है।